सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जिसका विषय है हमें जातीय बहुमत नहीं राजनीतिक बहुमत चाहिए, इसी विषय को लेकर आज बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से प्रथम भाग पेज नंबर 435 से 438 तक। चूंकि ये बाबा साहब का ये स्पीच बहुत लंबा है सम्मानित साथियों, 435 से 465 पेज तक ये संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में है। इतना लंबा स्पीच निश्चित रूप से सुनने में आपको दिलचस्पी नहीं रहेगी, इसलिए इसको छोटे छोटे भागों में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि संकलन करता है अंबेडकर संदेश के, उन्होंने इसको 7 भागों में डिवाइड किया हुआ है। आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं और पहला से लेकर यदि आप अंत तक सभी स्पीचेज यानी कि सभी भाग आप जब सुनेंगे तो निश्चित है एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और बाबा साहब ने जो मैसेज दिया यहाँ पर वो हम सभी के लिए समझना बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बैकग्राउंड नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से 6 मई 1945 को मुंबई में होने वाले अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने विशेष भाषण अंग्रेजी में तैयार किया था। अधिवेशन में उन्होंने घोषणा की थी कि उनके अंग्रेजी भाषण का मराठी अनुवाद लोग जनता में पढ़ सकेंगे। उनके अंग्रेजी भाषण का जनता प्रकाशित अनुवाद इस प्रकार था, जनता में प्रकाशित अनुवाद इस प्रकार था, जो अंग्रेजी में भाषण था वो यहाँ पर हिंदी में देने की कोशिश की जा रही है। संपादक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के इस अधिवेशन में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अल्प अवधि में ही फेडरेशन की इस अपार वृद्धि को देखकर कोई भी अचंभित होगा। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ही अपनी एकमेव प्रतिनिधि संस्था बनाने के उद्देश्य से प्रेरणा पाकर हिंदुस्तान के सभी अस्पृश्य समाज फेडरेशन के झंडे के नीचे इकट्ठा हुए हैं। कम समय में ही फेडरेशन की इस अपार वृद्धि का रहस्य वे ही समझ सकते हैं जो ईमानदारी से जानते हैं और मानते हैं कि अस्पृश्यों की उन्नति की राह में कई अड़चनें हैं जो उनकी उन्नति की राह में प्रतिरोध खड़े करती हैं। अन्य राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा हमारे लोगों को झूठे प्रलोभन देकर झांसे में लेने की जानबूझ कर कोशिशें की जाती हैं। हमारे लोगों में इतना अज्ञान भरा है कि वे ये नहीं भाप सकते कि वे किस आपातकाल में हैं। साथ ही वे ये भी नहीं समझ सकते कि राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए संगठन का कितना महत्व है। आंदोलन के जो साधन हमें उपलब्ध हैं वे बेहद टुटपुंजिए हैं। इस कारण हमारी स्थिति बेहद दयनीय है। आंदोलन के लिए जरूरी धन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई अखबार नहीं है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं, हमारे पास कोई अखबार नहीं। ये पीड़ा है हमारे समाज की। और वर्तमान परिदृश्य में हम कहें कि क्या फ्रंट मीडिया में कोई भी हमारा अखबार काम करता है? नहीं, हमारा अखबार आज भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे लोगों पर पूरे हिंदुस्तान में अमानुष अत्याचार ढाए जाते हैं, दमन नीति अपनाई जाती है, लेकिन अन्य अखबारों में उसे बिल्कुल प्रसारित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, हमारी सामाजिक और राजनीतिक सोच और राय को कायदे से दबाने के लिए ये अखबार षड्यंत्र रचाते हैं। हमारे लोगों के बीच जागृति लाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमें इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद हमारे लोगों की अपार मेहनत के कारण तथा निस्वार्थ भाव के कारण ही आज फेडरेशन का इतना विस्तार हुआ। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मुझसे ये उम्मीद है कि फेडरेशन की मुंबई शाखा के अध्यक्ष श्री गणपत महादेव यादव द्वारा किए गए कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आप सबको पता है कि उनमें तारीफ करने योग्य संगठन चातुरी है। इस अधिवेशन की अपूर्व सफलता का श्रेय उन्हें और उनके सहयोगियों को जाता है।
आज के कार्यक्रम में शायद आपको मुझसे उम्मीद है कि मैं हमारी सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं के बारे में बोलूं, लेकिन ऐसे मसलों पर ऊहापोह की आज मेरी इच्छा नहीं है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, हिंदुस्तान के भावी संविधान की रूपरेखा के बारे में बोलना चाहता हूँ। इसके कई कारण हो सकते हैं। अस्पृश्य समाज के रोजमर्रा की समस्याएं हल करने और आंदोलन का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी है। आजकल मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए फिलहाल मेरे सिर पर नहीं है और मैं उसे अपने सिर लेना भी नहीं चाहता। इसीलिए केवल अस्पृश्य समाज से अधिक संबंधित सवालों पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अस्पृश्य लोगों पर कई बार स्वार्थी होने का आरोप लगाया जाता है। ये आरोप भी लगाया जाता है कि देश की राजनीतिक समस्याओं के बारे में उनके पास विधायक उपाय नहीं है। ये झूठा आरोप है। अगर इस आरोप को सच मान लें तो कहना पड़ेगा कि ये केवल अस्पृश्यों पर ही लागू नहीं होता। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग विधायक उपायों के बारे में सूचनाएं नहीं देते। ऐसा नहीं है कि विधायक उपाय सुझाने की कुव्वत लोगों के पास नहीं होती। लगातार प्रचार कर लोगों के मन में ये बात डाल दी गई है कि कांग्रेस के गुट के अलावा अन्य किसी से आई सूचनाओं को स्वीकारा न जाए, बल्कि ऐसी सूचनाओं पर ध्यान भी न दिया जाए। यही बात देश की विधायक सोच के लिए मारक सिद्ध हुई है। इसके बावजूद देश की सामान्य राजनीतिक उन्नति के उपाय अस्पृश्य समाज पर लगा आरोप दूर करने के लिए सुझाता हूँ। देश के लिए जरूरी लगे तो अपनाएं। आज के दिन लोगों के सामान्य हितों के बारे में बोलना मैंने तय किया। उसकी दूसरी वजह यह है, संविधान की जिम्मेदारी। मैंने जो योजना बनाई है उसे स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने से पूर्व दो विवादास्पद सवालों के बारे में बताना चाहता हूं। आखिर वो दो विवादास्पद सवाल कौन से हैं? पहला सवाल, हिंदुस्तान का संविधान किसे लिखना चाहिए? ये सवाल निर्माण किया गया क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उन्होंने ऐसी कोई मांग पेश नहीं की है, फिर भी लगता है कि अंग्रेज सरकार को ही यहाँ की मुश्किल हल कर संविधान बनाना चाहिए। इस तरह की सोच मिटे पागलपन की है और मैं चाहता हूं कि उसे लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। ये सोच मूर्खतापूर्ण है और मेरी राय में उसे इस बात को उजागर किया जाना चाहिए। अंग्रेज सरकार कानून बनाए और उन्हें हम पर लादा जाए, वे दिन अब लद गए। हिंदी लोगों द्वारा अर्थात भारतवासियों के द्वारा भावी संविधान के बारे में जिस प्रकार हल्ला मचाया जा रहा है उसे ध्यान में लिया जाए तो लगता है कि अंग्रेजों से लादा जाने वाला संविधान बेकार साबित होगा। आज तक तैयार किए गए और भावी संविधान में मौलिक फर्क होगा और लगता है कि ये फर्क उन लोगों के ध्यान में नहीं आया है जिन्हें आज भी ये लगता है कि हिंदुस्तान का संविधान अंग्रेज बना कर दें। पुराने और भावी संविधानों में फर्क रहेगा। पुराने संविधान में संविधान को भंग किए जाने पर लागू की जाने वाली धारा की व्यवस्था की गई थी। हालांकि भावी संविधान में इस प्रकार की अधिक और साधारण धाराएं नहीं होंगी। इस अस्थायी धारा के खिलाफ 1935 के कानून की 93वीं धारा 93rd जो धारा है के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों ने काफी हल्ला मचा रखा है। इसकी वजह यही है कि वे नहीं जानते कि कानून में ये धारा कैसे और क्यों जुड़ी। हिंदुस्तान का जीवन जिन दो बातों पर निर्भर है उन्हें अगर ये समझेंगे तो 93 की जो धारा है का निर्माण भी सहजता से उनकी समझ में आ जाएगा। उनमें से पहली बात यह है कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक जीवन की औषधियां हैं। कानून और व्यवस्था राजनीतिक जीवन की औषधियां हैं। बाबा साहब कहते हैं राजनीतिक जीवन में जब कोई गड़बड़ियां पैदा होती हैं तब इन औषधियों का प्रयोग होता है। ऐसे समय अगर इन औषधियों का इस्तेमाल न किया जाए तो वह एक गुनाह होगा। दूसरी बात यह कि किसी भी सरकार को निरंतरता के लिए राज चलाने का पट्टा नहीं मिलता। ये बात सही होने के बावजूद अच्छी सरकार बनने तक राजकाज चलाने के लिए यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का होना जरूरी है। इन दो बातों के लिए ही संविधान भंग धारा की आवश्यकता होती है। लोगों में शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के लिए ये धारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही एक ऐसी धारा है कि जिसके सारे देश को अराजकता से बचाया जा सकता है। क्योंकि जब सरकार टूट जाती है
तब राजकाज चलाने के लिए इसी धारा की सहायता ली जा सकती है। संविधान के अनुसार बनाई गई सरकार और उसके भंग होने पर उसकी जगह आने वाली अस्थायी सरकार को नियुक्त करने की जो सुविधा संविधान भंग धारा की अंतर्गत की गई थी, वह आवश्यक थी। कहने का कारण यही है कि संविधान के अनुसार सरकार बनाने के अधिकार भले हिंदी लोगों के दिए गए थे, लेकिन संविधान के अनुसार बनी सरकार के भंग होने की स्थिति में राजकाज चलाने का अधिकार अंग्रेज सरकार ने अपने पास ही रखा था। भावी संविधान में फर्क ये प्रावधान नहीं रखा जा सकता। भावी संविधान के अनुसार अंग्रेज हिंदी लोगों को संविधान के अनुसार सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, सरकार के टूटने के बाद राजकाज चाहने का अधिकार भी उनके पास नहीं रहेगा। कारण साफ है कि आज तक हिंदुस्तान का संविधान इसी हिसाब से बनाया जाता रहा कि हिंदुस्तान को उपनिवेशों के स्वराज का दर्जा प्राप्त नहीं है। भावी संविधान में इस प्रकार मानकर नहीं चला जा सकता। जिस देश के पास उपनिवेशों का स्वराज न हो, उस देश के संविधान में संविधान भंग की धारा नहीं होगी। क्षम्य हो सकता है, लेकिन औपनिवेशिक स्वराज देने वाला संविधान और संविधान भंग की धारा वाला संविधान परस्पर विरोधी है। औपनिवेशिक आजादी जिस देश में हो, वहां ये संवैधानिक सरकार हो सकती है या फिर विद्रोह हो सकता है। इसके क्या मायने हुए? इसके मायने ये हैं कि हिंदी संविधान के कलंकित होने की संभावना दिखाई दे रही हो तो संविधान बनाना असंभव हो जाता है। यही बात अलग शब्दों में देखते हैं। हिंदुस्तान के सभी घटकों का सम्मान करने वाला तथा उनकी आज्ञा मानने वाला संविधान तैयार करना जरूरी है। कैसा संविधान होना चाहिए, इस पर गहन मंथन, गहन विचार विमर्श बाबा साहब यहाँ पर अपने स्पीच में रख रहे हैं मेरे साथियों। यानी कि 1945 का 6 मई 1945 का स्पीच है बाबा साहब का। आप समझने की कोशिश कीजिए। नया संविधान बनाने की तैयारी 1946 दिसंबर 1946 से तैयार हुई थी। यानी कि पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की। लेकिन 1945 में बाबा साहब को इस बात का एहसास था कि भारत का जो संविधान बने वो किस तरह से होना चाहिए। आप इस महसूस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से बाबा साहब भारतीय संविधान को लेकर निश्चित रूप से पहले से ही बहुत ही सजग थे और किस तरह का संविधान होना चाहिए ये आप जानने की कोशिश बाबा साहब के स्पीच में कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं सबको भले, सब नहीं लेकिन नहीं जो भी हो हिंदुस्तान के सभी महत्वपूर्ण घटकों को उसे मानने के लिए सिद्ध होना चाहिए। उसका हर तरह से समर्थन किया जाना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हिंदी लोगों द्वारा, यानी कि भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय लोगों के लिए और भारत के लोगों की इच्छा के अनुरूप, यानी कि लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की इच्छा के अनुरूप उनकी अनुमति से संविधान बनाया जाए। बाबा साहब ने लोकतंत्र की डिमांड की। सम्मानित साथियों, लोकतंत्र की यही परिभाषा होती है कि जो शासन लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की इच्छा के अनुरूप चलता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अंग्रेज सरकार अगर संविधान लागू करती है और किसी इकाई द्वारा उसे मान्यता न मिले, किसी दूसरी सामाजिक इकाई द्वारा उसका विरोध किया जाए, तो इस देश में संविधान के प्रति बैर भाव रखने वाला एक वर्ग तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं कि अगर अंग्रेजों ने संविधान बनाया तो हो ना हो कि एक वर्ग उसका विरोध करे, और जब वो विरोध शुरुआत में करेगा तो निश्चित मानिए कि एक वर्ग हमेशा विरोध करता रहेगा। बाबा साहब ऐसा संविधान की परिकल्पना करते हैं सम्मानित साथियों, जो सभी के द्वारा स्वीकार्य हो, सभी के द्वारा मान्य हो। ये वर्ग उस संविधान के कामकाज में न केवल अड़चने खड़ी करेगा बल्कि अपनी समूची ताकत को उसे नेस्तनाबूद करने में लगाएगा। संविधान विरोधी दल अपना कर्तव्य मानते हुए संविधान नष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, और जैसा कि लैटिन अमेरिका में हुआ था, ठीक उसी तरह संविधान को लागू करने वालों के खिलाफ खुलेआम प्रचार करेगा। अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान के लिए संविधान बनाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसे लागू करने के लिए वे यहां नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात, यानी कि बाबा साहब की दूरदर्शिता देखिए। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको यहां रहना ही नहीं है, वो अगर संविधान बनाकर चले जाएंगे तो वो क्या समझेंगे हमारी पीड़ा को, क्या समझेंगे हमारे दर्द को। इसलिए किसी भी कीमत पर अंग्रेज हमारे लिए संविधान बनाए,
ये बात स्वीकार्य नहीं है किसी ताकतवर सामाजिक इकाई द्वारा या ऐसी इकाइयों के समूह के द्वारा। अगर ये संविधान लागू किए जाने की कोशिश होगी तो वही परिणाम सामने आएंगे। इसलिए मेरी पक्की राय ये बनी है कि अगर हिंदी लोग यानी कि भारत के लोग स्वायत्तता चाहते हैं तो भी संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इस प्रकार ये टाली न जा सकने वाली जिम्मेदारी है। यानी कि बाबा साहब यहाँ पर पूरी तरह से कहते हैं कि संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। और आज पहले ही भाग में बाबा साहब ने लोकतंत्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के अंदर होनी चाहिए, इसकी यूं कहें कि झलक तो दे ही दी है पहले ही भाग में। भाग 1 से लेकर 7वें भाग तक बाबा साहब के इस स्पीच को आप कंटिन्यू सुनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्रमशः दूसरा भाग लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। आज का पहला प्रश्न हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखबार और संगठन के महत्व पर क्या वर्णन किया है, यानी कि अखबार के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है, ये आप बता सकते हैं। बाबा साहब ने सभी घटकों को संविधान के महत्व पर क्या मार्गदर्शन किया है, इस बारे में भी आप अपने विचारों को रख सकते हैं। हमें आपके कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहता है सामान्य साथी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्द ही हमारे इस वीडियो का, इस प्रश्न का, इन दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इसी अनुरोध के साथ इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। यदि आपने देखा है तो बचे हुए जो शेष भाग हैं 2 से 7 तक, उनको भी आप जरूर बात करेंगे। इसी निवेदन के साथ आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हम यही समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।